किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे किसान भाइयों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपकी खेती किसानी को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को हम लेकर आते हैं। आपके सवालों को शामिल किया जाता है और ताकि खेती किसानी को और बेहतर बनाया जा सके, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लेकर आते हैं। आज के हेलो किसान में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और आप अपने कौन से सवालों को शामिल करेंगे विषय से जुड़े हुए, इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो हेलो किसान के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज बात करेंगे किस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के विषय पर नजर डालते हैं। आज का विषय रहेगा दलहन उत्पादन, चना, मसूर, मटर बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों का अपनाना। इस अपनाने से प्रौद्योगिकियों को क्या फर्क पड़ेगा, कितना उत्पादन हमको बढ़ाना है, किस तरीके से काम करना है और जमीनी स्तर पर कैसे काम करना है, इन तमाम चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में। हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शन होंगे अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फ़ोन करने के साथ साथ आपके पास एक मौका है हेलो किसान कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप को टीवी पर दिखाने का। आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के सवाल करके हमें भेज सकते हैं और आप हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आपके सवालों के साथ। तो आपको बता दें कि पहला हमारा जो टोल फ्री नंबर माध्यम होता है उसका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हम आपको नंबर दिखाने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800113060 1800113061 है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर हमारा नोट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे हेलो किसान का व्हाट्सअप नंबर है 88052005200717। इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी हेलो किसान की ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर अपने सवाल तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने वीडियोस बना के भी हम तक अपने कोई भी सवाल पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद आपके वीडियोज़ को हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप दूरदर्शन किसान के हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आप अपने आप को टीवी पर देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम में किन मेहमानों से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, कौन से एक्सपर्ट रहेंगे। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर कपिला शेखावत जी का। मैम, आपका स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप अध्यक्ष हैं फसल उत्पादन विभाग से, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले डॉक्टर कपिला जी से। डॉक्टर कपिला जी, दलहनी के क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। पिछली बार का जो बजट पेश किया गया उसमें भी कहा गया कि हम आने वाले समय में भारत को पूरी तरीके से दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का हम लक्ष्य रखेंगे। उसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। अब बात यहाँ आती है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर। प्रौद्योगिकी क्या एक ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल कर इस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल, प्रौद्योगिकी ही बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा जो लक्ष्य है, यानी कि 2030 तक हमको दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का जो लक्ष्य रखा गया है, प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दलहनी फसलों की बात करें तो भारत सबसे बड़ा आयातक, निर्यातक और कंजम्पशन, मतलब तीनों ही चीज़ों में हम नंबर 1 है। लेकिन जो प्रति व्यक्ति अगर अपन प्रतिदिन की बात करें तो दालों की उपलब्धता 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं है और जो संस्तुतित मात्रा है या जितने हमें मिलनी चाहिए वो है करीब 80 ग्राम। तो कहीं ना कहीं उत्पादन हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और अभी जो आत्मनिर्भरता हम का जो लक्ष्य है 2030 तक, उसमें हमको क्षेत्र के अंदर भी हमको बढ़ोतरी करनी है और साथ ही साथ में प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारी उपज में भी बढ़ोतरी करनी है, ताकि समय रहते बल्कि समय से पहले ही हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। जी, तो प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना है और लक्ष्य को हासिल करना है, ये प्रयास लगातार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें हमारे किसानों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो किसान कैसे इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करें, कैसे दलहनी के क्षेत्र में आसानी से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात करते हैं अपने दूसरे मेहमान डॉक्टर नरेंद्र जी का रुख करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी, मौजूदा समय की अगर हम बात करें दलहन क्षेत्र में भारत कहाँ खड़ा है, भारत के किसान दलहनी क्षेत्र में कितने सशक्त हैं और कितना हमें अभी और काम करने की आवश्यकता है?
नमस्कार किसान भाइयों। मौजूदा समय में अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में हमारे किसान भाइयों के सहयोग से और गवर्नमेंट के सहयोग से हमारा दलहन उत्पादन जो है 14-15 मिलियन टन से 25-26 मिलियन टन हो गया है। तो ये 10-12 मिलियन टन का जो बढ़ोतरी हुआ है, ये नए प्रौद्योगिकी को अपनाने की वजह से हुआ है। और ज्यादा उत्पादन में जब होता है तो किसानों को भी फायदा होता है। तो इसलिए किसान भाई भी इसके दलहन उत्पादन की तरफ आकर्षित हुए हैं। और हमारी प्रौद्योगिकी की बात करें तो जो हम लोग FLD करते हैं, जो वैज्ञानिकों के देखरेख में जो लगाए जाते हैं, वहां पर हमने पाया है कि अगर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, जो हमारे नवीन तकनीकें हैं, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उससे 25 से 30% दलहन उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस तरह का प्रयोग हम लोग पूरे देश में करते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया जाता है सभी दलहनी फसलों में, और सभी दलहनी फसलों में लगभग समान परिणाम हमें मिलता है। तो अच्छे प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर किसान भाई बुआई से लेकर कटाई तक और मड़ाई और भंडारण तक अगर अच्छे प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं तो 25 से 30% देश में दलहन उत्पादन बढ़ जाएगा। और जब जो हमारा टारगेट है 2031 तक 35 मिलियन टन का जो गवर्नमेंट ने दिया है सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस प्रोडक्शन में, ये दलहन मिशन में, वो भी हम आसानी से समय के पहले ही प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है एक छोटा सा विवरण। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को जो भी नवीन पद्धतियां हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। जी, तो हमें इन प्रयासों से जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अपने एक्सपर्ट से हम लें, लेकिन उससे पहले इस विशेष जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। आत्मनिर्भरता को कम करने, बढ़ती मांग को पूरा करने, उत्पादन को अधिकतम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई थी। दिसंबर 2027 तक भारत को दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अरहर, उड़द के साथ ही मसूर दाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2023-24 में भारत ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात किया, जो संरचनात्मक सुधार के अवसरों को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि दुनिया के सबसे बड़े दलहन उत्पादकों में से एक होने के बावजूद भारत के घरेलू उत्पादन में मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश है। ऐसे में चना, मसूर और मटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। चने की बात करें तो बुआई के 30 दिनों बाद एक बार निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालना काफी फायदेमंद रहता है। इससे जड़ों की अच्छी बढ़वार और फसल से अधिक उपज प्राप्त होती है। देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय और फली बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल का छिड़काव करने से अच्छी पैदावार मिलती है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में फूल बनते समय एक सिंचाई फायदेमंद पाई गई है। उत्तर पश्चिमी मैदानी और मध्य भारत क्षेत्रों में 2 सिंचाइयां, एक शाखा निकलते समय और दूसरी फली बनते समय सर्वाधिक क्रांतिक पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फूलों के गिरने की समस्या हो सकती है। वहीं मसूर की फसल में भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, किंतु अधिक पैदावार के लिए 1 या 2 सिंचाई पुष्प अवस्था से पूर्व बुआई के 40 से 45 दिनों बाद देने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। माहू का प्रकोप होने पर डायमिथ्यूएट 0.03% का छिड़काव करें।
रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। वहीं मटर की फसल में बुआई के 35 से 40 दिनों पर पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई की जा सकती है। इस दौरान खेत की निराई गुड़ाई करना फायदेमंद रहता है। पौध संरक्षण के लिए चूर्निल आसिता की रोकथाम के लिए एक सल्फर युक्त कवकनाशी जैसे सल्फेक्स को 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल में 2 से 3 बार फसल पर जरूरत के हिसाब से छिड़काव करें या घुलनशील गंधक 0.2 से 0.3% का फसल पर छिड़काव करें। फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। तो दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे कौन से प्रयास करने हैं, रिपोर्ट के जरिए कुछ मुख्य बातें हमने समझने का प्रयास किया। इसी को और विस्तार देंगे और ज़मीनी स्तर पर कैसे किसान भाई इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। रुक करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर कपिला जी का। डॉक्टर कपिला जी, इन तमाम मुख्य बातों के साथ साथ अगर हम किसान भाइयों के दृष्टिकोण से देखें, हमारे देश के जो मुख्य किसान हैं ज़्यादातर वो छोटे किसान हैं, लेकिन जब बात प्रौद्योगिकी की आती है तो कहीं ना कहीं किसान भाई शायद थोड़े से पीछे रह जाते हैं, उतने जागरूक, उतने सजग नहीं है इस मामले में। अगर हम उनके दृष्टिकोण से बात करें तो कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं और विकास की रफ्तार में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं? जी, आपने पुलकित जी सही बात बताई कि ज़्यादातर जो एम्फेसिस है अनाजी फसलों की तरफ ज़्यादा रहता है। तो जहाँ आपके सिंचित क्षेत्र है, जहाँ आपका इनपुट जिन किसानों के पास में ज़्यादा है, ज़्यादातर वो दलहनी फसलों की तरफ कम जाते हैं। दलहनी फसलों का जो क्षेत्रफल ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो छोटे मंझोले किसान आपने बताए उन्हीं में ही ज़्यादा है, लेकिन प्रौद्योगिकियों से जुड़ना उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है। और फिर एक बार आत्मनिर्भरता का जो मिशन है उस पर मैं जाना चाहूंगी, जिसमें सरकार ने 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक लक्ष्य रखा है, जिसमें इनको विभिन्न किसानों को सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट है वो है सीड या बीज। तो सही समय पर उन्नत किस्म का जो बीज मिलना बहुत जरूरी है। इसमें 88 लाख जो आपके सीड किट्स बांटे जाएंगे, जिसमें 124 लाख क्विंटल करीब जो है बीज, जो दलहनी फसलों का बीज है वो किसानों को वितरित किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो उत्पादन यही हो गया। दूसरा, क्योंकि ये मार्जिनल एरियाज में है जहाँ सिंचाई की भी सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप देखेंगे ना इनका जो जेनेटिक बिहेवियर है वो भी अनाजी फसलों से अलग है और ये रेजिलियंस की तरफ ज़्यादा जाती है। अगर अपन बोलें कि जैसे कि मान लो आजकल जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में जहाँ और फसलें फिट नहीं होती वहाँ हम दलहनी फसलों को लेते हैं। तो दूसरा क्षेत्र इसके अंदर हम सिंचाई की जो बात है वहाँ पे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, इन माध्यमों से भी किसानों को जो सब्सिडी मिलती है सरकार के माध्यम से, तो कहीं कहीं सिंचाई की जो एक सुविधा है, दूसरा बीज और समय पर मिलने वाले इनपुट जिसके अंदर जो उर्वरक हैं और जो कुछ कीटनाशक दवाइयाँ, और सबसे महत्वपूर्ण जो टीका या जो उसके अंदर हम राइजोबियम का जो बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं बीज उपचार के लिए, ये अगर इनपुट्स छोटे किसानों को मिल जाए तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जी, डॉक्टर कपिला जी, आपने बताया उन्नत किस्मों का हम चयन करने की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने संस्थानों की बात करें जो कृषि के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं, अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की बात करें, पूसा के वैज्ञानिकों की बात करें, क्या हमारे इस स्तर पर भी नए बीज को डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है, शोध उस पे किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है और खेती को लेकर जो तमाम चुनौतियां निकलकर सामने आ रही हैं, उनके परिवेश से क्या हम और बीजों को डेवलप कर पा रहे हैं कि दलहन क्षेत्र में? बिल्कुल, बीजों का जो या नई किस्मों का विकास होता है वो किसी न किसी टारगेट के लिए है। जैसे मान लीजिए कुछ में उगता रोग बहुत ज़्यादा आता है या कुछ और, जैसे इसके अंदर अगर अपन बाकी फसलों की बात करें तो कुछ वायरस के प्रति भी कुछ इस प्रकार की प्रतिरोधी किस्मों को आपको टारगेट करना होता है, जिसमें कि ये बीमारियां लगे ही ना। एक तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें नई किस्मों का हम विकास करते हैं। उसके अलावा अवधि, जो फसल की अवधि, जैसे अगर अपन अरहर की बात करें, हालांकि वो एक खरीफ की दलहन फसल है, तो बहुत ही लंबी अवधि की फसलें होती थी और बहुत लंबा, इसके कारण तो किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में इसको फिट करना बहुत मुश्किल होता था। तो अगर अपन डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो हमको कम अवधि में कम समय में पकने वाली किस्में चाहिए। तो जैसे पूसा अरहर 16 है, वो एक ऐसी किस्म है जो रूटीन समय पर हम अरहर के बाद में हम जो टाइमली सोन गेहूं है उसको, तो ये किसानों की अक्सर समस्या रहती थी कि इस इतने लंबे अवधि की फसलों को हम कहाँ अपने क्रॉपिंग सिस्टम में फिट करें।
तो कम अवधि के लिए रोगों के प्रति प्रतिरोधक, अधिक उपज वाली और हाई प्रोटीन, या जिसके अंदर और हम फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं, उस तरह की किस्मों के विकास में पूसा संस्थान और भी आईसीआर के जो अन्य संस्थान हैं, जैसे नरेंद्र सर हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सभी संस्थानों में पैरेलल रूप से ये काम हो रहा है। जी, तो किसानों के हित के लिए लगातार सरकार के प्रयास है, साथ ही साथ सरकार द्वारा जो संस्थान स्थापित किए गए ताकि कृषि को और बेहतर किया जा सके, किसानों को और बेहतर किया जा सके, वो भी लगातार प्रयासरत हैं ताकि किसानों तक उच्चतम गुणवत्ता वाले जो बीज हैं और जो किस्में हैं वो उनकी जो पहुंच है उसको सुनिश्चित किया जा सके। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ किसानों के वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक किसान है मेरठ से, उन्होंने अपना सवाल भेजा। आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। प्राकृतिक खेती में दलहन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि फसल चक्र और दलहन से जो है प्राकृतिक खेती अच्छी होती है। लेकिन दलहन में आज के समय में एक समस्या आई हुई है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे समय समय पर बारिश हो जाती है। तो बारिश होने के कारण दलहन में बहुत दिक्कत आती है पैदा होने में। हम ये पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जो इस क्लाइमेट चेंज के उसको मतलब बीट कर सकें। जी, तो मेरठ से जो किसान ने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर नरेंद्र जी का रुख करेंगे इसका सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर नरेंद्र जी, मेरठ से हमारे किसान थे और जैसे कि हमने पहले जिक्र भी किया कि जलवायु परिवर्तन को लेकर किसानों की चिंता बहुत ज़्यादा रहती है। उनका ये सवाल है कि जलवायु परिवर्तन के परिवेश को लेकर कुछ ऐसी किस्में क्या उपलब्ध हैं इस समय जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि असम में बरसात के चलते उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। देखिए, जलवायु से परिवर्तन जो हो रहा है उसको तो हम सभी देख ही रहे हैं कि कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, आज बारिश होती है तो एक दिन में ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है। जैसे कपिला मैडम ने भी बताया कि धान फसलों से दलहनी फसलें जो है अलग होती है। इसकी जड़ें जो होती है गहराई में जाती है, इसके जड़ों में जो गांठ होती है उसमें जीवाणु होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन का मतलब ये है कि अगर पानी भरा रहेगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से उनकी जड़ें प्रभावित होती है और दलहनी फसलें जो हैं उसमें पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आ जाता है। तो ये चीजें हैं। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो संस्थान जो है बायोटिक एबायोटिक जो स्ट्रेस हैं, जैसे कि हमारा जलवायु परिवर्तन में तापमान हो गया, अधिक तापमान में भी दलहनी फसलें अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, कम तापमान हो जाता है तो भी नहीं करती है। तो एक तो उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जल भराव की स्थिति में भी 1 या 2 दिन या 3 दिन हम लोग ये देखते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे इस कंडीशन में अगर जल भराव इतनी देर के लिए है तो कौन सी किस्में जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो इस दिशा में हमारे यहाँ काम चल रहा है। जल्दी ही कुछ प्रजातियां हमारे पास आ जाएंगी जो कि इन परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। कपिला जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जुड़े हुए हैं नंदस्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी सवाल पूछिए। जी नंदस्वरूप जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये चाहता हूँ जी, इस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही तो सस्ते में दलहनी फसल हम अपने दलहनी फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, और दूसरी चीज तो अधिक समय हम
कैसे भंडारण करें जिससे अधिक अधिक मात्रा हो सके। तीसरी चीज इसके जो दांतें होती है, जड़ होती है, पत्ते होती है, तो हमारे जनता के स्वास्थ्य से कितना स्वास्थ्य पर खर्च है। जी नमस्कार मिश्रा जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर कपिला जी आपका रुख करेंगे। इनके 2-3 सवाल हैं। पहला यह है कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, लंबे समय के लिए भंडारण की उचित प्रक्रिया, उचित व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो हमारे दर्शक थे मेरठ से जो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से सवाल पूछा था, वो जो किस्मों के चयन को लेकर उसमें भी आपको जोड़ना चाहती हैं। जी, किस्मों के बारे में तो जैसे नरेंद्र सर ने बताया ही, लेकिन कुछ प्रौद्योगिकियां हैं। जैसे आजकल हम बेड प्लांटिंग को बहुत प्रमोट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आप एक मेड़ थोड़ी चौड़ी करके और साथ में कूड़ रहता है। तो ये क्योंकि दलहनी फसलें जिस तरह से अधिक जल भराव के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है, और बहुत विस्तार से बताया सर ने कि क्यों किस प्रकार ये जो उत्पादन को कम करती है। तो मेड़ों पे आप बुआई करें, और जिससे एक तो आपकी पानी की बचत होगी। इससे करीब 33% पानी की बचत होती है, जो 1 या 2 पानी हमको विंटर्स में अगर लगाना पड़ता है मसूर, मटर या इसकी फसल में, तो एक तो आपको पानी की बचत होगी। उसके अलावा जब आप बेड प्लांटिंग करते हैं और आप एक बेड पे 2 रोज आप ले सकते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिलता है जिसको हम बॉर्डर इफेक्ट कहते हैं। उसकी वजह से भी उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो क्योंकि समय पानी की तो अनिश्चितता रहती है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो आप एक आजकल हम, और उसके लिए मशीनें भी हैं, तो और ऐसी मशीन भी है जो एक ही ऑपरेशन में, अगर आपका खेत तैयार है तो मेड़ भी बना देगी, साथ में सोइंग भी कर देगी, और आपकी जो हिल जो है उसको मिट्टी को कवर भी कर देगी। तो इन तीनों ऑपरेशन को एक ही मशीन के किया जाता है, और बेड प्लांटिंग से भी आप कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति है उससे बच सकते हैं। अब जो नंदस्वरूप जी का प्रश्न है, उत्पादन तो कोई एक ऐसी ट्रिक नहीं है जिसको करके हम उत्पादन बढ़ा सकें। खेत का चुनाव से लेके आपकी फसल का चुनाव से, किस्म की चुनाव से लेके सभी जो छोटी छोटी बातें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो किसान भाई अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि बीजों का सही उपचार। और सभी दलहनी फसलों में, क्योंकि हमने बात की कि यौगिकीकरण होता है, यानी आप देखिए एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसको यूज नहीं कर पाते और हम नाइट्रोजन में यूरिया और डीएपी की तरफ भागते हैं। तो उसमें ये ऐसे पौधे हैं जो स्वतः ही उस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधों की उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन इसके लिए जो आपको ये इसमें बीज का उपचार जरूर करना होता है। शुरुआत में 20 किलोग्राम आप स्टार्टर डोज दीजिए और बीज का उपचार कीजिए। सिंपल फॉर्मूला देते हैं हम FIR, यानी पहले आप किसी कवकनाशक से आप इसको उपचारित करें, फिर किसी कीटनाशक से, और आखिर में आप राइजोबियम का टीका लगाकर, हर दलहनी फसल के लिए एक अलग तरह का टीका और उसका अलग स्ट्रेन है, तो वो क्रॉप स्पेसिफिक है, उसके आप उपचारित करके अगर आप बुआई करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको कम से कम 10 से 15% उपज में जो आपको बढ़ोतरी दे सकता है, सिर्फ ये एक जो बीज उपचार का माध्यम है उससे। और इनका भंडारण के लिए भी एक प्रश्न था, तो ये बात सच है कि दलहनी फसलों को भंडारण करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें आपको एक पूरे से, जैसे हमारे कई इंस्टीट्यूट से, जैसे पूसा बिन है, एक स्पेशल तरह का बिन है जिसके अंदर अच्छे तरह से अगर आप भंडारित करें तो आप लंबे समय तक इसको कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कटाई के समय मॉइस्चर या नमी जो है वो 10 से 12% से ज्यादा ना हो, और भंडारण के समय 8% से ज्यादा नमी अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आपकी और फफूंद नशक जो है, वो कीड़े, ये सब से आपको मिल सकता है। सरकारी में भी स्टेट और जो आपका सेंटर में वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है, और वहां आप अपने उसको भंडारण के लिए रख सकते हैं, और आपकी उपज के अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी जरूरत हो बीच में, तो उससे आप मदद ले सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण समाधान आपने बताए। उम्मीद करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं इसका समाधान लेकर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। दर्शक हैं कैलाश प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कैलाश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, हाँ सुन रहे हैं। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कैलाश प्रजापति बोल रहा हूँ जी। क्योंकि हमारे अरहर की फसल में हरीले का प्रकोप है और कुछ पौधे उसके सूख रहे हैं, तो इसमें कौन सी दवाई का छिड़काव करें ताकि वो नियंत्रण पा सके? कौन सी फसल लगा रखी है आपने? अरहर बता रहे हैं शायद जी। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी आपका रुख करेंगे। हमारे दर्शक हैं कैलाश प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि इनकी अरहर की फसल है और फसल इनकी सूख रही है और किसी चीज का और प्रकोप बता रहे थे। देखिए, इस समय जो अरहर की फसल जो उज्जैन में है या मध्य प्रदेश में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ मीडियम ड्यूरेशन की अरहर की फसलें लगाई जाती हैं, जो कि फरवरी में लगभग हार्वेस्ट होता है, कुछ जगह पे दिसंबर में भी हो जाता है। उसके बाद कुछ किसान भाई गेहूं भी लगाते हैं। तो इस समय अरहर जो है पूरी तरह पॉट डेवलपमेंट स्टेज में है,
और इस कंडीशन में जो हमारे पॉट बोरर्स या इल्लियां लगते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किसान भाई ने किया है, तो उसको रोकथाम के लिए हमारे पास बाजार में बहुत सारी दवाइयां हैं। घर में चाहे तो वो नीम सत का जो होता है, नीम सत का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम ऑयल का भी कर सकते हैं, तो घर में भी बना के किया जा सकता है। बाजार में बहुत सारे दवा अवेलेबल हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, इंडोक्साकार्ब है, क्लोरनाइट्रिप्रोल है, इमामैक्टिन बेंजोएट है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, जिसका कि एक स्प्रे करने पे सारे इल्लियां जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न उनका था कि उनके कुछ पौधे जो है सूख रहे हैं जी। तो पौधों में इस समय लेट स्टेज में भी फाइटोप्थोरा का जो विल्ट डिजीज कहते हैं उसका प्रकोप होता है, तो उसमें कुछ पौधों में वो आएगा। तो इसका यही एक उपचार है कि जिन खेतों में या जिन क्षेत्रों में ये अगर बीमारी आ रही है तो अगले साल उन क्षेत्रों में या उन खेतों का चुनाव अरहर के लिए ना करें। दूसरा एक ये है कि उन्नत जो बीज है वो किसी भी संस्थान से, सरकारी संस्थान से, हमारा भी वहाँ भोपाल में सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च का, वहां से भी आप बीज ले सकते हैं। बीज ले अच्छे किस्मों का चुनाव करें अपने क्षेत्र के लिए और अच्छे बीज लगाएंगे तो इस तरह की सूखने की फसल में जो पौधे सूखते हैं लेट स्टेज में वो अब नहीं होगा। तो किसान भाइयों को इतना ध्यान रखना है कि अरहर में 2-4 चीजों का ध्यान रखें तो अच्छा उपज मिलता है और लाभ भी अच्छा है। और सरकार द्वारा अरहर को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आने वाले अगले साल जो है इस सीड का किट भी मिलेगा, सीड के साथ भी अच्छे उन्नत बीज के साथ उनको दूसरे इनपुट्स भी दिए जाएंगे, राइजोबियम कल्चर भी दिए जाएंगे। तो इन सब को ध्यान में रखें और अच्छे बीज का चुनाव करें, अच्छे खेत का चुनाव करें, फसल चक्र अपनाएं, तो ये सारी समस्याओं से बचा जा सकता है और एक अच्छा अरहर का उत्पादन लिया जा सकता है। जी, इसके साथ एक और दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक हैं, करनाल हरियाणा से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैं हरियाणा से बोल रहा। जी जी, नमस्कार। दीपक जी, तकनीकी समस्या है, आप अपना सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं अगर आप तकनीकी समस्या है या फोन में आपके नेटवर्क ना हो तो। दीपक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर। जी, आप अपना सवाल पूछिए। ठीक है सर। जी, आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं फिलहाल। डॉक्टर नरेंद्र जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। एक दर्शक हैं हमारे, उनका भी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है। उनका सवाल है बरेली से। वो जानना चाहते हैं कि मैंने मसूर PL8 ब्रीडर सीड बोया है और मैं क्या सावधानियां बरतूं जिससे कि दाने के आकार में मुझे छोटा आकार ना मिले और कोई कमी ना दिखाई दे। देखिए, ये अच्छी बात है कि बरेली के किसान भाई PL8 जो पंतनगर की वैरायटी है उसका बीज उत्पादन ले रहे हैं। बीज उत्पादन में कुछ सावधानियां हमें देखने की जरूरत होती है। एक तो सबसे पहले ये है कि उसमें खरपतवार का प्रकोप ना हो, तो हमें ये देखना है कि निराई गुराई समय पे हो। दूसरा एक ये होता है कि जिन खेत में आपने लगाया है, तो जैसा पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर बारिश होती है, जल भराव होता है, तो जल निकासी की व्यवस्था करें। दूसरा सिचुएशन एक आता है जहां पे जल भराव, बारिश अगर नहीं होती तो सूखा, यानी पौधों को पानी की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में एक हल्की सिंचाई, मसूर में सिर्फ एक ही सिंचाई संस्तुत की गई है और वो भी 50 से 55 दिन बुआई के बाद, या अगर देखें तो वो फूल आने के पहले ये हमें सिंचाई करनी होती है। तो एक सिंचाई करेंगे। उसके बाद भी अगर समस्या आती है, जैसे माहू वगैरह की हो जाती है, कभी कभी कोल्ड का भी समस्या आता है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो 2% यूरिया का स्प्रे, जब फूल आ रही है या फली बन रही है, तो अगर 2% यूरिया का स्प्रे करते हैं तो उससे कोल्ड से भी बचा जा सकता है। और अगर माहू की समस्या आ रही है तो माहू की समस्या के लिए जो हमारे पास इमिडाक्लोप्रिड है या दूसरी दवाएं अवेलेबल है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण, कीट का नियंत्रण, और अगर हम यूरिया का स्प्रे करें, 2% यूरिया का 2 बार स्प्रे करें, फूल आते समय और फली बनते समय,
तो हमें अच्छे दाने उसमें डेवलप होगा और अच्छा बीज उत्पादन भी होगा। जी जी सर। जी, तो इन तरीकों को अपनाकर आपने जो बरेली में फसल लगा रखी है उसका आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और आपके जो आकार की समस्या आपको देखने को मिल रही थी उसके भी समाधान आपको मिल गए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, कुछ समाधान भी पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और वीडियो संदेश हमें सवालों के प्राप्त हुए हैं हमारे किसानों के, आइए एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। दर्शक हैं अभिलाष कौशाम्बी से, उन्होंने अपना वीडियो संदेश हम तक पहुंचाया, आइए उनको शामिल करते हैं और जानते हैं क्या सवाल है उनका। मैं राम अभिलाष मौर्य, निवासी ग्राम कादीपुर, तहसील सिराथू, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा चने का फसल ये 1 महीने का हो गया है और इसमें बढ़वार बहुत कम हो रही है। जितना इसकी लंबाई होना चाहिए वो ठीक से बढ़ा नहीं है। अभी शाखाएं तो अच्छी आई हैं लेकिन ठीक से बढ़ नहीं रहा है। तो कृपया इसका इलाज बताएं कि इसकी बढ़वार अच्छी हो जिससे कि भरपूर पैदावार हो। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर कपिला जी। आपने देखा हमारे किसान कौशाम्बी से हैं और इन्होंने अपनी फसल को भी दिखाया कि इनकी फसल में इन्होंने क्या बोया हुआ है, क्या बढ़वार की समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या है। चने में हालांकि शुरुआती बढ़वार जो है धीरे ही होती है। इसकी जर्मिनेशन में ही कम से कम 12 से 13-14 दिन लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जितनी एक महीने की फसल, 1-1.25 महीने की फसल होनी चाहिए उतनी बढ़वार इनके इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रही। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो पोषक तत्व ही मैं कहूँगी, इसीलिए हम कहते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से या लगातार आप मिट्टी की जांच करवाते रहें, जिससे आपको पता चले कि आपकी मृदा में पोषक तत्वों का स्तर क्या है। जो संस्तुतित मात्रा है, हम शुरू से भी बता रहे हैं, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई के समय एक स्टार्टर डोज देते हैं ताकि अर्ली उसको क्रॉप को मिल सके। उसके अलावा 50 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है, वो नोडुलेशन को भी बढ़ाता है, और इसके साथ ही करीब 40 से 50 किलोग्राम पोटेशियम भी चाहिए। ये 3 जो पोषक तत्व हैं, ये बेसिक जो पोषक तत्व हैं, इनका किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, इन्होंने अपनी किस्म भी नहीं बताई, और दूसरा बीज इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है। तो कई बार क्या होता है, किसान भाई अपने ही रखे हुए बीजों को वापस से उपयोग करते हैं, और हो सकता है पता नहीं बीज उपचार के बारे में भी इन्होंने अपनी वीडियो में नहीं बताया। तो अधिक उपज, अधिक बढ़वार के लिए आपको सारी ही चीज़ों का एक समेकित प्रबंधन या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना होगा। लेकिन अभी इस फसल में क्या कर सकते हैं, ये बात देखने की है। तो क्योंकि 1-1.25 महीने की फसल हो चुकी है और बढ़वार कम है, तो आप 50-55 दिन के आसपास एक पानी लगा सकते हैं, और सिंचाई के बाद में आप इसके अंदर 2% यूरिया या DAP का घोल बनाकर आप छिड़क सकते हैं, जिससे भी एकदम इसके अंदर जो ग्रोथ है या उसके अंदर बढ़वार होगी। और सिंचाई के बाद में आप एक गुड़ाई कर सकते हैं ताकि जो आपके अवांछनीय खरपतवार हैं वो ना बढ़े, और मृदा की जो आपकी इसके अंदर वातन हो और जड़ों को भी वातन मिले, जिससे बढ़वार जो है अच्छी हो सकती है। तो ये कई बातें हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद पलेवा देकर इन्होंने अपने खेत में बुआई की होगी। तो शुरुआती अगर नमी की कमी से भी कई बार देखा गया है कि अंकुरण में समय लगता है और शुरुआती बढ़वार कम होती है। तो इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, किसान भाई ध्यान दें। और अभी एक सिंचाई के बाद में अगर आप यूरिया और DAP का एक स्प्रे कर देते हैं, तो अगर पोषक तत्व संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा। जी डॉक्टर कपिला जी, इसके साथ यहाँ पर एक पहलू और भी आता है, क्योंकि जो हमारा देश है वो दलहनी के क्षेत्र में सबसे बड़ा उपभोक्ता है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो हैं दालों के, वो हमारे देश में ही हैं, और सबसे ज़्यादा उपभोग भी हम ही करते हैं। बात करते हैं किसानों के हित से लेकर एक सवाल है, पहले फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं उनका, दर्शक उनका ले लेते हैं सवाल। बबलू पटेल जी हैं मध्य प्रदेश से। बबलू जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी बबलू जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, बबलू पटेल मध्य प्रदेश। जी सवाल पूछिए। जी, जिला बैतूल। जी सवाल पूछिए। हेलो,
अरहर की खेती में पूछना चाह रहा था सर जी आप। अरहर की खेती आप करना चाहते हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर कपिला जी। तो अरहर की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? जी, बैतूल मध्य प्रदेश में ये खेती करना चाहते हैं, कैसे प्रकार से आगे बढ़ें? अरहर की खेती हम खरीफ के मौसम में करते हैं और मानसून के समय में इसकी बुआई होती है और अच्छी उपज इससे हम लेने के लिए आप कई किस्में हैं। जैसे हम अवधि की बात कर रहे थे, तो आपके जो क्षेत्र है उसमें अरहर और गेहूं फसल चक्र बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप गेहूं की समय पे बुआई करना चाहते हैं तो आप कम अवधि की एक अरहर की फसल है, जैसे पूसा अरहर 16 है, उसे आप ले सकते हैं और इससे आपको अच्छी उपज मिलेगी। आप सभी जो प्रौद्योगिकियां हैं या सभी जो सस्य क्रियाएं हैं बुआई से लेके कटाई तक आप उनका पालन करें और मई के आखिर से लेके इसकी बुआई शुरू हो जाती है। तो एक प्री सोइंग इरिगेशन के बाद में अगले साल आप खरीफ के मौसम में अरहर की फसल ले सकते हैं। जी, इसके साथ ही डॉक्टर नरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी, जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि हमारा देश जो दलहन क्षेत्र में उपभोक्ता है, हमारे देश के सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाले हम ही हैं पूरी दुनिया में। अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो क्या बाकी किसानों को भी हमें रबी और खरीफ दोनों में ही दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा? और जब बात आती है उपभोक्ता की, तो क्या कहीं ना कहीं उपभोक्ता की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें भी एक थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा कि हम सिर्फ दालों पर निर्भर ना रहें, अपनी डाइट में कुछ और भी चीज़ ऐड ऑन करें? देखिए, पोषक तत्वों की अगर हम बात करें, जैसे पोषक हम लोग कहते हैं कि उसमें आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ सफिशिएंसी न्यूट्रिशन में, तो उसमें बहुत सारे पहलुओं शामिल होता है। हम लोग भी बनाते हैं, जैसे प्रोजेक्शन करते हैं कितना उत्पादन होना चाहिए, तो उसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रोटीन के दूसरे स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो है, बहुत सारे जो वेजिटेरियन हैं वो अंडे भी खाते हैं, तो अंडा भी एक मुख्य स्रोत है इसका। मछली है, मुर्गा है और जो हमारे मीट है, तो ये सब भी एक अच्छा स्रोत है जो हमें प्रोटीन देता है और इनकी संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, इनका प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो वेजिटेरियन के लिए ज्यादातर हम डिपेंड करते हैं दलहनी फसलों पे। दलहनी फसलों के जैसा अगर हम देखें कि हमें कितना उत्पादन बढ़ाना है, तो एक जो प्रोजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि 2031 तक हमें 35 मिलियन टन उत्पादन दलहन का करना है, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे दलहन उत्पादन में, हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान दिया गया है, जैसे खरीफ दलहनों को भी दिया गया। इसमें एक चीज और मुख्य रूप से ये भी है कि सिर्फ 3 दलहनी फसलें, तूर, उड़द यानी अरहर, उड़द और मसूर, इसी का उत्पादन जो है कम है, जिसे हमें आयात करना पड़ रहा है। बाकी जो हमारा चना है, मूंग है, इसका उत्पादन या मटर भी अगर आप देखें तो उसका इतना उत्पादन हो रहा है जिसकी कि आयात करने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार जो है इन 3 जो दलहनी फसल है, अरहर, उड़द और मसूर, इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो जो रबी में अगर आप देखें तो राइस फैलो एरिया जो हमारा साउदर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, वहां पे राइस के बाद उड़द रबी में लगाई जाती है। उसके लिए बहुत सारे प्रौद्योगिकी डेवलप किया है, हमारे संस्थान भी समय समय पे करते रहता है। बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारे यहाँ राइस फैलो उड़द में दिया गया है। मसूर के लिए भी हम टारगेट करते हैं ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है। तो ईस्टर्न इंडिया का देखेंगे तो वहां पे जो मसूर खाते हैं लोग, वो छोटे दाने की होती है, और जो सेंट्रल जोन है या फिर बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पे जो है बड़े दाने की मसूर होती है। तो हमारा टारगेट होता है दोनों क्षेत्रों में उनके लोगों के आवश्यकता के अनुसार, जो उनका उसके अनुसार बीज डेवलप करें। और सबसे बड़ी बात एक और है कि बायोफोर्टिफाइड हाई जिंक, हाई आयरन कंटेंट का एक मसूर IPL 220 डेवलप हुआ है, जो कि ईस्टर्न इंडिया के लिए छोटे दानों का है, बहुत ही लाभदायक रहा है, उनका उत्पादन भी अच्छा है और इस जोन के किसान इसको बहुत ही ज्यादा लगाते हैं खेतों में। और इसका एक सबसे एडवांटेज ये है कि अगर 1 कटोरी इस मसूर की दाल खा लिए तो जो हमारी गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको भी आयरन और जिंक की कमी पूरी हो जाएगी, उनको अलग से दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सारे डायरेक्शन में ध्यान रहता है कि कहाँ कहाँ हम दलहन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरी हमारा उड़द को और बढ़ाने के लिए हम लोग एक प्रजाति डेवलप करने के कगार पे हैं, जो हम समर में लगा सके, क्योंकि समर फैलो जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे मूंग का उत्पादन पिछले
5-7 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ा है। जी। तो हम उस क्षेत्र को भी, उस मौसम को भी टारगेट कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन उड़द हम कहां ले सकते हैं, और उसके लिए हम प्रजातियों का भी विकास कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में प्रजातियां किसानों तक पहुंच जाएंगी। जी, तो इस तरह से समन्वय बना के चलना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। शबीर खान झारखंड से जुड़े हुए हैं। शबीर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शबीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शबीर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी सर, कर लिया सर। जी सुन रहा हूँ सर। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये कि डॉलर 40 दिन की उम्र हो गई है, उसमें ज्यादा फूल और ज्यादा उत्पादन के लिए कौन सा खाद और कौन सी दवाई सब देना? जी जी, डॉक्टर कपिला जी, इनकी चने की फसल 40 दिन की हो चुकी है, ज़्यादा उत्पादन के लिए अब ये आगे की क्या तैयारी कर सकते हैं? देखिए, अब आपने फसल की बुआई कर दी और आपकी फसल करीब 1.5 महीने की हो चुकी है। इस समय आपको ये देखना है कि एक तो जो अभी नमी की कमी ना हो, स्पेशली जब फूल बनने की स्थिति होती है तब, तो एक आप सिंचाई इसमें दे सकते हैं 50-55 दिन के आसपास, तो एक उसमें मिलेगा। उस सिंचाई के बाद में अगर आपने पोषक तत्वों का शुरू में उपयोग नहीं किया तो आप खड़ी फसल में आपकी किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जैसे नरेंद्र सर ने भी बताया कि अगर कोई पीलापन आ रहा है, कहीं पैचेस में कोई ग्रोथ में अगर कमी है, या कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसको भी आपको देखना होगा। और आप खड़ी फसल में, जैसे हम शुरू से बता रहे हैं कि 2% यूरिया और DAP का घोल आप बनाकर छिड़क सकते हैं, तो अगर पोषक तत्व की कमी को आप इसके बाद खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या है, तो क्योंकि इसमें शुरुआती आपने देखा कि चने में वृद्धि कम होती है और इसकी स्पेसिंग हम स्पेशली जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उनमें हम आजकल 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ाकर आजकल 45 सेंटीमीटर तक भी हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी संस्तुतित करते हैं किस्म के आधार पर। तो उस बीच की स्पेस को कवर करने के लिए खरपतवारों का इसके अंदर कॉम्पिटिशन ना हो, शुरुआत में अगर आप पेंडिमिथिलिन दवाई अगर प्री इमरजेंस डालते हैं और 30 से 35 दिन पर एक गुड़ाई कर देते हैं, तो इससे भी आपको खरपतवारों का नियंत्रण इसमें होगा। और आप ध्यान रखिए कि फूल जब खिलते हैं उस समय आप सिंचाई ना दें, क्योंकि उससे फिर फ्लावर ड्रॉप या फूलों के झड़ने की समस्या होती है। और जब आपकी फूल खिल के जब फलियां बननी शुरू हो तब भी आपको नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सिंचाई का, खरपतवार का और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन करने से, उसके अलावा जैसे सर ने भी शुरू में बताया कि अगर किसी कीट या बीमारी का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा है तो समय रहते इन सब का नियंत्रण करें, तो आप एक अच्छी उपज अच्छी किस्म से ले सकते हैं। जी डॉक्टर कपिला जी, साथ ही साथ अगर इन तमाम फैक्टर्स के अलावा अगर हम बात करें, क्या किसानों को विपणन समर्थन और अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ भी दलहनी क्षेत्र में या इन 3 चना मटर मसूर की अगर हम बात करें, इन क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करें, तो भी क्या ये फैक्टर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे उत्पादन के क्षेत्र में? निश्चित रूप से। देखिए पुलकित जी, 10 से 12% या 10 से 15% नुकसान होता है अगर आपने सही समय पर सही तरीके से हार्वेस्टिंग नहीं की है। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं भंडारण में करीब 20 से 25% तक का नुकसान होता है दलहनी फसलों में, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये कीड़े और इन सबको भी बहुत आकर्षित करता है। आप खुद देखेंगे हमारे घर में भी दालों को बचा के रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो भंडारण बहुत जरूरी है और सही विपणन। विपणन में आप जैसे भंडारण मतलब आपको साल भर आप जो है स्टॉक को आप धीरे धीरे इस तरह से रिलीज कर सकें। शुरुआत में हमने बात की थी, इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड बिन्स होते हैं जिनमें आप स्टोर करके भंडारण कर सकते हैं। पूसा बिन है, पंत बिन है, इस तरह के इनके स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। और जिसके आपका भंडारण कक्ष है उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा अगर आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बताया कि स्टेट और नेशनल लेवल पे वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है उसमें आप अपना जो प्रोड्यूस है उसको रख सकते हैं। बहुत नियमित और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसके अंदर छिड़काव होते हैं, फ्यूमिगेशन होता है, तो आप अपनी उपज को लंबे समय पर या आप इंतजार कर सकते हैं जब आपको मार्केट में अच्छा भाव मिले उसको ले सकते हैं। विपणन के लिए सही पैकेजिंग, सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। और दालों में खास तौर पे आपको ये अगर आप करते हैं, आप अपनी एक लोकल ब्रांडिंग FPOs के माध्यम से आप ऑर्गेनिक का ब्रांड आप बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास ही कई ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने FPOs बनाए हैं, प्रोक्योर करते हैं वो दाल, अपनी ब्रांडिंग करते हैं और एक लंबे समय तक, यानी कि निश्चित रूप से अगर आप डायरेक्ट मार्केट में बेचने से आप एक स्टेप आगे जाते हैं जिसमें आप अपना प्रोड्यूस को, आजकल ई-कॉमर्स का बड़ा जोर है, तो आप उसके माध्यम से अपने पोर्टल पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको एक रेगुलर मार्केट से इन चीज़ों को अपनाने से बेहतर लाभ मिलेगा।
जी, तो ऐसे भी तरीकों को अपनाकर किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं और आप जब देखेंगे कि इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप विस्तार देखने को मिलेगा, उत्पादन की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी और जब डिमांड होगी तो आप सप्लाई करने में भी अपने आप को रुचि लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और वीडियो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, हमारे किसान हैं रोहित हापुड़ से, उन्होंने अपना सवाल भेजा है वीडियो के माध्यम से, उनके वीडियो को भी शामिल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रोहित ने क्या सवाल पूछा है। मेरा नाम रोहित सरोही, गांव रमपुरा बनखंडा पोस्ट और जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी हमारा खेत है तो हम इस खेत में दिसंबर में 20-25 दिसंबर तक क्या बुवाई करें जिससे कि क्या है हमें अच्छी इनकम मिल सके। जी डॉक्टर कपिला जी, अगर किसान ने अभी तक बुआई नहीं करी है तो जानना चाहते हैं कि 20 से 25 दिसंबर तक क्या अभी भी ये चना मसूर मटर की फसल को चुन सकते हैं बुआई के लिए? उचित समय है अभी नहीं? इन फसलों के लिए तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब दलहनी फसलों में, क्योंकि अब जब ये पकेंगी ये फसल तो उस समय आपके कीट और ये बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहेगा। इस परिस्थिति में मुझे ये लगता है कि अगर ये कोई लेट सोन वीट की वैरायटी, जैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ किस्में हैं, पूसा से भी कुछ संशोधित किस्में हैं, अगर लेट सोन एक अच्छी वीट की किस्म अगर आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से इन परिस्थितियों में आप सबसे अच्छा उपज आप तभी ले सकते हैं इससे। जी डॉक्टर नरेंद्र जी, आपका रुख करते हैं और शुरुआत में जैसे कि आपने कहा कि कुछ नवीन तकनीकों के बारे में हम बात करेंगे। नवीन तकनीकें और कौन कौन सी हैं जिसको किसान भाई इस्तेमाल कर दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर स्वयं भी बन सकते हैं, हमारे देश की विकास की रफ्तार में भी भागीदारी निभा सकते हैं? देखिए, नवीन तकनीकी में सबसे पहला जो आता है महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अच्छे बीज का चुनाव, अच्छे प्रजाति का चुनाव करना। बिल्कुल। अच्छे प्रजाति को अगर आप लेके आते हैं तो उसका उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होता है। दूसरा होता है जब अच्छा बीज ले आए हैं तो उसका प्रबंधन लगाने से लेके कटाई तक, यानी कि बुआई से कटाई तक का प्रबंधन करना। अभी भी किसान जो है छिड़कवा विधि से बुआई करते हैं दलहनी फसलें। आप देखेंगे चाहे आप कहीं भी जाएं, हम भी जाते हैं, हर मौसम में जाते हैं, किसान जो है लाइन में बुआई नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना हमें प्लांट पॉपुलेशन चाहिए पर हेक्टेयर में या पर स्क्वायर मीटर में वो नहीं मिलता है। और इस वजह से एक बहुत समस्या है। ये अरहर में और भी ज्यादा समस्या है जहाँ की 50% से भी कम प्लांट पॉपुलेशन होता है। तो अगर आपका संख्या ही पौधों की कम है तो उत्पादन सर्टेनली जो है आपका बहुत ही कम होगा। तो लाइन से बुआई करें, मशीन से करें। आज छोटे से बड़े मशीन अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर ड्रोन से लेके पावर टिलर वाले भी छोटे छोटे ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, उससे भी सीडरिल अवेलेबल है या प्लांटर अवेलेबल है जिससे आप बुआई करें। बुआई करते समय ये भी ध्यान दें कि आपका बीज जो है शोधित करके करें। जो FIR मेथड मैडम कपिला ने बताया है तो उसको आप फॉलो करें। रेजोबियम भी डालें जो कि किसान भाई आजकल इस्तेमाल नहीं करते। रेजोबियम लें, PSB लें या और भी जितने बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। बायो फर्टिलाइजर का कहते हैं कॉकटेल, यानी मिक्सचर बनाकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। संस्तुत जितना भी हमारा पोषक तत्व है जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उसके अलावा अगर सॉइल का आपने टेस्ट करवा रखा है, सॉइल हेल्थ कार्ड है आपके पास, अगर पता है कि उसमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, बोरन की है या मोलिब्डेनम की है, तो उसका भी आप प्रयोग करें।
जिससे कि आपका पौधे का बढ़वाड़ अच्छा हो जी। इनके अलावा आता है जल प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन। तो खरपतवार का भी हमारे पास प्री इमरजेंस हर्बिसाइड ज्यादातर दलहनी फसलों में, सभी दलहनी फसलों में हम इस्तेमाल करते हैं पेंडिमिथिलिन का। अगर आपने सही से पेंडिमिथिलिन का अप्लाई स्प्रे किया है बुआई के 72 घंटों के अंदर, तो आपका 40 से 45 दिनों तक कोई भी खरपतवार खेत में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसान भाई यहाँ भी उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब आता है निराई गुराई की बात। निराई गुराई जो है आप 35 से 40 दिन या 45 दिन के अंदर करें बुआई के, तो आपका जो खरपतवार की समस्या है उससे निपटा जा सकता है। फिर उसके बाद आपका आता है कीटों का प्रबंधन, बीमारी, अगर कुछ बीमारी है तो उसका प्रबंधन, जल प्रबंधन। जैसे हमारे जितने भी दलहनी फसलें हैं रबी की, मटर में 2 पानी सिंचाई की संस्तुत है, बाकी चना में और मसूर में 1 पानी की संस्तुत किया गया है, जो कि फूल आने के पहले दिया जाता है। मटर में फली बनते समय भी हम 1 पानी देते हैं, तो मटर में 2 है। अब बाकी दोनों फसलों मसूर और चना में 1 पानी की आवश्यकता होती है जी। और जिन क्षेत्रों में किसान भाई अगर पानी नहीं दे पाए या जाड़े के मौसम में जो बारिश होती है वो अगर नहीं हुआ, तो उन क्षेत्रों के लिए 2% यूरिया या डीएपी जो भी है आपके पास, उसका आप प्रयोग करें। 15 दिन के अंतराल पे 2 या 3 बार आप प्रयोग करेंगे तो आपकी उपज में वृद्धि होगी। कटाई का, भंडारण का भी चर्चा हो चुका है जी। तो मूलभूत इन तमाम बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो जो हमारे दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रयास हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको किसान भाई हासिल कर सकेंगे और हमारी सरकार की जो प्रयास है उसको भी हम सही तरीके से देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर उतार सकेंगे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने दलहन क्षेत्र में और खासकर इन 3 फसलों की मुख्यतः बातें करें तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। डॉक्टर कपिला जी, समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं ये आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। अगर हम बात करें सामूहिक किसानों के दृष्टिकोण से दलहन क्षेत्र में जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, अक्सर किसान भाई कौन सी भूल करते हैं जिन भूल को करने से किसान भाइयों को ज्यादा समय बचना चाहिए और जो मुख्यतः सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनता है दलहनी क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्र में? सबसे महत्वपूर्ण बुआई का सही समय। जैसे अभी किसान मित्र पूछ रहे थे कि दिसंबर में मैं 20-22 के आसपास अगर मटर मसूर की बुआई करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बुआई का समय, फसल का चुनाव। आप इन तीनों दलहनी फसलों में से कौन से किस क्षेत्र में कैसे लेना चाह रहे हैं, उसके अलावा उसके उस किस्म का चुनाव, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए, हर समस्या के लिए, जैसे कि आपको कोई रोग की बात है, कीट की बात है या कम उपज की बात है, तो उससे संबंधित सही प्रजाति का और बाकी सभी उपज को बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में जैसे नरेंद्र सर ने बताया, उसके बारे में जो उत्पादन बढ़ाने के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है क्षेत्र विस्तार। यानी कि आप दलहनी फसलों को कहाँ डालें, कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में डालें। उसके पुलकित जी 5 तरीके बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम बोलते हैं फसल चक्र सघनीकरण, यानी कि धान, गेहूं या जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आप समर में एक क्रॉप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मूंग या उड़द की। उसके अलावा एक रिप्लेसमेंट हम बोलते हैं, धान गेहूं में आप अरहर गेहूं ले लीजिए या आप धान के बाद में मसूर ले लीजिए, मटर ले लीजिए, ये आप ले सकते हैं। ब्रेक क्रॉप, लगातार जो फसल चक्र चलता आया है, कम से कम 3 साल में एक बार दलहनी फसल को इंट्रोड्यूस करें। उसके अलावा इंटरक्रॉपिंग, आपका गन्ने की फसल है, मक्का की फसल है, ये बहुत ही मतलब अंतराल इसमें फसल का काफी ज्यादा होता है 2 पंक्तियों के बीच में, उसमें आप इंटरक्रॉप के रूप में सफलतापूर्वक आप इसको ले सकते हैं। और तो कुल मिलाकर इन रणनीतियों को अपनाकर बहुत आसानी से किसान भाई जो लक्ष्य हमने रखे हैं उस लक्ष्य को भी पा सकते हैं। खुद की आमदनी में भी तो बढ़ोतरी देखेंगे, साथ ही साथ जो लक्ष्य हमने स्थापित कर रखे हैं उसको भी हासिल करने में किसान भाई मदद कर पाएंगे। डॉक्टर कपिला जी, आपका बहुत शुक्रिया समय निकालकर आप स्टूडियो आई और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे, आइए उन विषयों पर भी नजर डाल देते हैं। हेलो किसान के अगले अंश में हम बात करेंगे तिलहन मिशन के बारे में। सरसों और अलसी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के कौन से हैं, कैसे आप इसके उत्पादन को और तेजी दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इस विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप अपने वीडियो सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास एक मौका भी है इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को टीवी पर लाने का, तो आप अपने वीडियो सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपके व्हाट्सअप नंबर हम आप तक पहुंचा देते हैं 8800520717। अपने वीडियो बनाकर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके वीडियोज़ को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com।
इसके अलावा कोई जानकारी आपसे कोई हमें पहुंचाना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपके सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं, अन्य किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को फिर से आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।